और अब थोड़ी ही देर में अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे तारिक रहमान। उनका शेड्यूल जो है वो भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, क्योंकि लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से रात 12:36 पर उन्होंने फ्लाइट की और उसके बाद अब ढाका के लिए उनकी रवानगी हुई थी। अब ढाका पहुंच चुके हैं, वो तस्वीर सामने आ चुकी है। तारिक रहमान, उनकी पत्नी, उनकी बेटी उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो समर्थकों के सामने पहुंचेंगे और देखिए कितनी लंबी जो कतार है उसमें समर्थक यहां पर मौजूद हैं। 6314 दिन बाद बांग्लादेश लौटे हैं। संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, अगर तारिक रहमान के शेड्यूल की बात की जाए, चूंकि वो 2007 और 2008 के बीच उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, उसके बाद उनकी जमानत होती है, वो ब्रिटेन चले जाते हैं, तो अब मतदाता के तौर में सबसे पहले पंजीकृत भी अपने आप को कराना होगा। शेड्यूल क्या रहेगा उनका? देखिए, जो एयरपोर्ट है जहां ये लैंड किए हैं वो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका का, वहां से वो पार्टी दफ्तर जाएंगे। और पार्टी दफ्तर गुलशन एक इलाका है जो कि हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है ढाका का। वहां पर अपने पार्टी दफ्तर में लोगों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद ये जो आप देख रही हैं भीड़, ये दरअसल ढाका में एक सड़क है जिसे 300 फीट सड़क बोला जाता है। अच्छा। वो 300 फीट चौड़ी सड़क है और बहुत लंबी सड़क है। और यहाँ पर अमूमन इस सड़क का इस्तेमाल कभी कभी जो राजनीतिक रूप से बड़े मैदान की जरूरत पड़ती है सभाओं के लिए, उसके लिए किया जाता है। और ये 300 फीट की सड़क जो है, आज वहां पर समर्थक जुटे हैं और रहमान वहां चले जाएंगे और फिर वहां जाकर के वो अपने समर्थकों से रूबरू होंगे, उन्हें भाषण देकर अपनी बातों को संबोधित करेंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर रहमान यहाँ पहुंचे हैं और देखिए वो निर्वसन की जिंदगी जी रहे थे और वहां से यहाँ आए हैं, तो जाहिर है कि एक संघर्ष है बहुत बड़ा। और वो संघर्ष आखिरकार क्या किसी की गारंटी पर वो आए हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले वो किसी गारंटी पर आए हैं या फिर कोई ऐसा आश्वासन उनको मिला है कि उन्हें समर्थन स्वदेश में मिलने वाला है, या फिर उन्हें जमाते इस्लामी के लोग लेकर के आए हैं, या फिर कुछ दूसरी ताकतें हैं जो कि उनके वापसी के पीछे हैं। इस बात का खुलासा होना बाकी है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है समझना कि रहमान भारत के लिए बेहतर होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अमूमन भारत की राजनीति जिस तरह से चली है अभी तक, उसमें भारत की मित्र तो शेख हसीना कही जाती थी, खालिदा जिया नहीं कही जाती थी। तो अब जबकि शेख हसीना भारत में है, वो अब निर्वसन की जिंदगी जी रही है, तो ऐसे में तारिक रहमान और भारत के बीच क्या संबंध रहेगा? भारत में इस बात को लेकर बहुत सी अटकलें हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि अगर कट्टरपंथी ताकतें लेकर के आई हैं उन्हें और उन्हें कुर्सी पर बिठाना चाहती हैं एक मुखौटे के तौर पर, तो फिर किस तरह से भारत उनसे डील करने वाला है? ये तमाम ऐसे संयोग है जो कि आने वाले दिनों में आपको आकार लेते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार किस आश्वासन पर, किसके वादे पर और किसके भरोसे पर रहमान ढाका पहुंचे हैं। जी। और संजीव, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अगर इतिहास के पन्नों से रूबरू कराएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तारिक रहमान है वो कोई नाम नया है। देखिए 60 साल की उम्र, उसके बाद अगर उनकी माँ की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। पिता की बात की जाए जियाउर रहमान, वो सैन्य शासक से नेता बने, बीएनपी की स्थापना की, राष्ट्रपति तक 1977 से 1981 तक रहे, खुद भी गिरफ्तारी दी, उसके बाद जमानत पर फिर ब्रिटेन चले गए। तो एक बड़ा कहा जा सकता है कि यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये एक्सपीरियंस जो है अब वो बांग्लादेश के लोगों के काम आएगा। जी देखिए, ये बात तब बहुत महसूस हुई थी। मैं जनवरी 2024 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त ढाका में था पिछला इलेक्शन, खालिदा जिया जिसमें जीत कर आई थी, और उसके बाद जनवरी के इलेक्शन के बाद अगस्त के महीने में वो वहां से भाग खड़ी हुई क्योंकि लोग उनके खिलाफ हो गए। उस वक्त भी मैंने देखा था दिव्या के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें 30 या 40% ही वोटिंग हुई, यानी कि केवल और केवल 30 या 40% लोग जो आवामी लीग के समर्थक थे वही निकले, और बड़ी संख्या में लोग जो कि समर्थक नहीं थे आवामी लीग के, उन्होंने इलेक्शन से किनारा किया क्योंकि बीएनपी ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। यानी कि रहमान की पार्टी ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, और वो इतना बड़ा बॉयकॉट था कि मात्र 40% और कहीं कहीं तो 20-25% ही वोटिंग हो रही थी। ओवरऑल अगर 40% वोटिंग थी तो आप समझ लीजिए
लीजिए कि बीएनपी का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है वहां पर। और इतिहास में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान अगर बड़े नेता थे तो उनके सहयोगी के तौर पर जियाउर रहमान भी थे। और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुई, दो अलग ध्रुव बन गए, रास्ते बन गए, उसमें कभी ऐसा होता था कि एक पार्टी आती थी सत्ता में, आवामी लीग, तो कभी बीएनपी आती थी सत्ता में। ये तो एक सिलसिला 15 सालों का ऐसा लंबा चला 2007-8 के बाद कि उसमें केवल और केवल शेख हसीना ही सरकार में रही, जिस कारण से बीएनपी को छिन्न भिन्न स्थिति में देखा गया और उसके नेता विदेश जाने को मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो समर्थन, वो सपोर्ट अभी भी कायम है। और ये जो दो ध्रुव हैं बांग्लादेश की राजनीति में, उसमें अवामी लीग शेख हसीना दूसरे ध्रुव को साध नहीं पाई थी। तभी तो आप देखिए आज इतनी बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक सड़कों पर जमा हैं। ऐसा नहीं है कि अवामी लीग के लोग रातों रात बीएनपी के समर्थक बन गए हैं, क्योंकि अवामी लीग के लोग भी एक बड़ी संख्या में हैं और वो धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन पर आ रहे हैं सड़कों पर। लेकिन ये जो भीड़ दिखाई पड़ रही है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बताती है कि बीएनपी का समर्थन, बीएनपी का सपोर्ट बेस अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या बीएनपी उसी तरह से कट्टरपंथ को प्रोत्साहन देती है जिस तरह का कट्टरपंथ इस वक्त हमें ढाका और तमाम दूसरे शहरों में दिखाई पड़ रहा है? क्या वो भारत विरोधी नारे लगाने वालों के साथ खड़ी होगी? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में साफ होंगे। अभी थोड़ी देर में जो भाषण देते हैं रहमान, उनसे पता चल जाएगा कि आखिरकार उनका जो पॉलिटिकल कंपास है, जो किस तरह से धुरी उनकी जो है वो तय हो रही है, कौन लोग हैं उनके पीछे, ये उनके शुरुआती कुछ लाइनों में ही पता लग जाएगा। जी और बिल्कुल। और संजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शेख हसीना की पार्टी को बैन लगने के बाद क्या बात की जाए अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, क्या इस वक्त वही सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में? देखिए, पार्टी के तौर पर अभी बीएनपी ही एक संगठित पार्टी है और वो अपने कार्डर्स के दम पर चुनाव में उतर रही है। और कार्डर कितने मजबूत है उसके ये तो आप देख ही रही हैं, इतने लोग जमा है। पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां का जो एक बड़ा युवा वर्ग है वो कट्टरपंथ की तरफ चला गया है और जमात इस्लामी की एक बहुत मजबूत पहचान बन चुकी है बांग्लादेश में, खासतौर पर ढाका की सड़कों पर। और जिस तरह से लड़के यूनिवर्सिटी से निकल करके सड़कों पर आ जाते हैं और उन्होंने अपने दम पर शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका, यानी कि उसकी भी अपनी एक मजबूत उपस्थिति है। जमाते इस्लामी किसका समर्थन करती है, वो किन उम्मीदवारों का समर्थन करती है और वो किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, क्या वो रहमान का विरोध करती है, बीएनपी का विरोध करती है, ये तमाम चीजें हैं जो देखी जाएंगी। चुनाव अभी 12 फरवरी को होना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके चौसर बिछाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए। बेशक तस्वीरें अभी सामने आई हैं, लेकिन पटकथा तो जनवरी माह में ही लिख दी गई थी जब मोहम्मद यूनुस यूके में जाकर रहमान से मिले थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।